बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो माइटोसिस है। लास्ट टाइम हमने इंटरफेस को डिस्कस किया था और उसके जो सब फेजेस थे उनको भी जो है वो हमने डिस्कस किया था और देखा था कि इंटरफेस के अंदर जो है वो सेल किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। आज जो है वो बेसिकली पहली डिवीजन है जो कि माइटोसिस कहलाती है और देखेंगे कि सेल किस तरह से माइटोसिस करता है और कौन से सेल जो है वो माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड होते हैं। फिर माइटोसिस को जो है वो किन किन फेजेस में डिवाइड किया हुआ है और इन फेजेस से गुजर कर सेल किस तरह से अपने आप को डिवाइड करके दो नए सेल जो है वो बनाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि माइटोसिस क्या होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखते हैं कि माइटोसिस है क्या चीज़। अगर हम माइटोसिस के वर्ड पे गौर करें तो इसके अंदर इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है माइटो, जो कि वर्ड माइटोज से जो है वो डिराइव हुआ है। वर्ड माइटोज जिसका मतलब होता है थ्रेड यानी धागा। अब इसका मतलब क्या है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा वर्ड है स्टूडेंट्स सेज। दूसरा वर्ड है सेज जिसका मतलब होता है ब्रेक या स्प्लिट। इसका मतलब यह है कि सेल जो है वो ब्रेक तो करता है लेकिन सेल को जो है वो हम थ्रेड लाइक नहीं कह रहे, बल्कि एक्चुअली यहाँ पे क्रोमोसोम्स या डीएनए जो है क्रोमेटिन, उसको जो है वो थ्रेड लाइक या माइटोज का नाम दिया जा रहा है। उनकी जब ब्रेकडाउन होती है या वो स्प्लिट होती हैं और दो नए सेल्स में डिवाइड होती हैं तो उनको जो है वो माइटोसिस का नाम दिया जाता है। यानी वो स्प्लिट होकर ब्रेक होकर अलग होकर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो दो नए सेल्स में डिवाइड होती हैं, इस वजह से इसको माइटोसिस का नाम दिया जाता है। अब माइटोसिस एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन आप किस तरह से करेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन डॉटर सेल्स एज लाइक इन पेरेंट सेल। यहाँ पे सबसे मेन जो इवेंट होता है वो क्या होता है कि जो पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं या उनकी जो तादाद होती है वो सेम रहती है डॉटर सेल्स के अंदर भी। यानी जो नए सेल्स बनते हैं डॉटर सेल्स, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं या बराबर होती हैं, जस्ट लाइक इन द पेरेंट सेल। तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली ये की जाती है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट जो माइटोसिस है वो कौन कौन से सेल्स करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनके जो सोमैटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो है वो माइटोसिस होती है, जो अदर देन जर्म लाइन सेल्स होते हैं। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है माइटोसिस का कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सेम रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं पेरेंट सेल के अंदर भी और डॉटर सेल के अंदर भी। ये हम एस फेज में पढ़ चुके हैं। इंटरफेज का जो सब फेज है कि जो क्रोमोसोम्स होती हैं या जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट होता है, उसकी एक कॉपी बनती है। तो वो कॉपी इसलिए बनती है कि जो सेम नंबर हैं वो कांस्टेंट रहें, उनके अंदर कोई कमी या ज्यादती ना आए। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इस चीज का। अब माइटोसिस को जो है स्टूडेंट्स दो मेन फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। टू फेजेस हैं इसके स्टूडेंट्स, दो मेन फेजेस। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? मियोसिस के भी इसी तरह दो मेन फेजेस होंगे, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला फेज है स्टूडेंट जिसको हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस, ये ऑलरेडी मैं आपको इंटरफेस में बता चुका हूं। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन। और ये पहला फेज होगा, यानी पहले सेल अपने आप को कैरियोकाइनेसिस से गुजारेगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं या जो क्रोमोसोम है या डीएनए है उनको डिवाइड किया जाएगा, उनको दो नए सेल्स में जो है वो भेजा जाएगा। दूसरा फेज जो है स्टूडेंट्स जो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म।
डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इससे पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी होती है, क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो चुकी होती है, वो डिवाइड हो जाते हैं, दो नए न्यूक्लियस बन जाते हैं एक ही सेल के अंदर। उसके बाद लास्ट जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, हाफ साइटोप्लाज्म एक सेल में चला जाता है और हाफ दूसरे सेल में चला जाता है। ये दोनों फेजेस हम डायग्रामेटिकली जो है वो इनको क्लियर करेंगे और इनको जो है वो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो कैरियोकाइनेसिस से जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या कैरियोकाइनेसिस जो है वो बेसिकली 4 स्टेजेस के अंदर होती है, जिनमें सबसे पहली स्टेज जो है वो प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज है। इसको आप सिंपली PM8 के जो एब्रीविएशन है उससे जो है वो याद रख सकते हैं। बेसिकली ये होता कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो इनको स्टेप्स में या स्टेजेस में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, साइटोकाइनेसिस बाद में होगी, उसको हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस है और इसका जो पहला स्टेप है या पहली स्टेज है उसको हम नाम देते हैं प्रोफेज। प्रोफेज। अब मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाऊंगा, बाकी जो डिटेल है, जो टेक्स्ट है, वो आप बुक से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम्स होती हैं। नॉर्मली जो है न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमैटिन क्या चीज है? बेसिकली क्रोमोसोम्स भी डीएनए की ही बनी होती हैं। तो लेकिन जब उसको डिवाइड होना होता है उस वक्त वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये डीएनए जो होता है ये क्रोमैटिन की फॉर्म में इसके अंदर पड़ा होता है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन किसे कहते हैं? एक इर्रेगुलर सी शेप होती है डीएनए की, यानी इस तरह से इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब एक खास शेप दी जाती है तो फिर ये इस तरह से जो है वो ऐसे क्रोमोसोम बन जाता है। इस तरह से ये क्रोमोसोम बन जाता है, ये शेप बन जाती है। लेकिन नॉर्मली जो है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में जो है वो पड़ा होता है। और इसी के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। और बाहर जो मैंने लास्ट टाइम आपको स्पिंडल फाइबर्स बताए थे, उसके साथ ही स्टूडेंट्स सेल के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं। एक पेयर होता है सेंट्रियोल का जो सेल के अंदर पड़ा होता है, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स भी जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं, जिस तरह से स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। अब ये सेंट्रियोल्स जो है वो बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं। किस तरह से, ये अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये इन सेंट्रियोल्स, ये बेसिकली एक ही पेयर होता है सेल के अंदर। अब इसी दौरान प्रोफेज के दौरान जो है इन्हीं सेंट्रियोल की एक और कॉपी बनती है या इसकी डुप्लीकेशन होती है, और वो डुप्लीकेशन जो है वो इस न्यूक्लियस के दूसरे एंड पे चली जाती है, दूसरे अपोजिट पोल की तरफ जो है वो चली जाती है। और प्रोफेज के अंदर और क्या क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं? एक तो ये कि सेंट्रियोल की एक डुप्लीकेशन या एक कॉपी बनती है जो दूसरे अपोजिट पोल की तरफ चली जाती है। दूसरा, इसके अंदर जो न्यूक्लियोलाय होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस जिसे आप नाम देते हैं, या न्यूक्लियोलाय जो कि प्लूरल है, न्यूक्लियोलस डार्क स्टैंड पार्टिकल होता है जिसके अंदर राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, प्रोफेज के अंदर डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। डिसअपियर यानी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो इसकी मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये ख़त्म हो यानी ये डिसअपियर हो जाता है, इसका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। ये नए जब सेल बनते हैं तो दोबारा से वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा, ये जो हमारे पास क्रोमैटिन होता है ये कॉन्डेंस होना शुरू हो जाता है। कॉन्डेंस, कॉन्डेंस का मतलब है कि पहले ये ओपन फॉर्म में था, इरेगुलर शेप में था, अब ये कंडेंस होके अपने आप को जो है वो क्रोमोसोम की शेप में लेकर आएगा। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम भी देते हैं, कि जो क्रोमैटिन होता है वो थिक होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, इस वजह से वो क्रोमोसोम बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम भी देते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे
जो सेंट्रियोल्स होते हैं वहां से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स वहां पे बन रही होती हैं वो यहाँ के समझो कि अटैच होती हैं और वो इलोंगेट होती हैं। इलोंगेट का मतलब है इस तरह से इलोंगेट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो दोनों तरफ से इस तरह से इलोंगेट होना शुरू हो जाती हैं, उनकी लेंथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और दूसरा यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। डिसइंटीग्रेट यानी ये भी खत्म होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस भी डिसअपियर या डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। और इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, या सिंपली जिसे क्रोमेटिन कह रहे थे, वो अब बाहर की तरफ आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब ये वाला जो आप कहेंगे कि जो आपके पास क्रोमेटिन था, अब ये क्रोमेटिन नहीं बल्कि अब ये क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। अब ये क्रोमोसोम बन चुके हैं। ये बेस कर रहा होता है ऑर्गेनिजम्स पे या स्पीशी पे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, या उसके सेल के अंदर उतनी ही तादाद में जो है वो क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 और 23 पेयर होते हैं। इट्स मीन्स कि ये एक पेयर है। तो इस तरह के 23 पेयर बनते हैं। अब यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, मैंने 2 बनाए हुए हैं, तो इसी तरह के 23 पेयर्स जो है वो बनते हैं। और इस तरह से इस प्रोफेज के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। तो प्रोफेज के अंदर स्टूडेंट्स ये इवेंट हो रहे होते हैं। इसके बाद की जो स्टेज आती है स्टूडेंट्स, उसको हम नाम देते हैं मेटाफेज। सेकेंड फेज जो होता है उसको हम नाम देते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, यही सेल इस तरह से आएगा। अब ये जो सेंट्रियोल हैं और प्लस स्पिंडल फाइबर्स हैं, यहां पे मैं बना लेता हूं, ये सेंट्रियोल्स हैं और इधर से ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर जो है वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्पिंडल फाइबर्स प्लस सेंट्रियोल ये एक ऐसी शेप बन जाती है, यानी यहां से ये ऐसे स्टार शेप बन जाती है, जहां से जैसे स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, जैसे सन में से या स्टार में से लाइट जो है वो ओरिजिनेट हो रही होती है, तो इसकी शेप भी वैसे ही लगती है। तो इस शेप को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स एस्टर। ऐसी शेप को हम एस्टर का नाम देते हैं। इट्स मीन्स कि ये एस्टर होता है। और दूसरा, ये सारा जब काम हो रहा होता है, या ये सारी चीज़ें जो डिवीजन में हेल्प कर रही होती हैं, जैसे स्पिंडल फाइबर है, सेंट्रियोल है, तो एस्टर ये मिलकर ये इस चीज़ को हम माइटोटिक अपरेटस का नाम भी देते हैं, कि यानी ये माइटोसिस में हेल्प करने वाला माइटोटिक अपरेटस, यानी माइटोसिस में हेल्प करने वाला सामान, अपरेटस। नाउ स्टूडेंट्स, ये एस्टर्स और सेंटर में ये जो जितनी भी क्रोमोसोम्स होती हैं, ये सेल के सेंटर में आके अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। ये सेल के सेंटर में इस तरह से अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। ये इस तरह से सारी की सारी क्रोमोसोम्स इस तरह से सेंटर में आके अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। और यहां से ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये ओरिजिनेट होकर ये यहां पे जाके अटैच हो जाते हैं, और इस तरफ से भी यहां पे आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है स्टूडेंट्स। ये वाले जो इसकी आर्म्स हैं, ये ऊपर वाली या नीचे वाली, ये तो क्रोमैटिड्स कहलाती हैं, क्रोमैटिड्स। और ये वाला रीजन इसका कहलाता है सेंट्रोमियर। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रोमियर पे आके यहाँ पे ऐसे आके अटैच हो रहे होते हैं। तो वहां पे एक किस्म की प्रोटीन होती है जो इनको अटैचमेंट में हेल्प कर रही होती है। इसी तरह दोनों तरफ से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स अलाइन हुई हैं सेंटर में, सेंटर का मतलब इक्वेटर यहाँ पे हम लेते हैं,
आपकी बुक में भी वर्ड इक्वेटर यूज किया हुआ है कि इक्वेटर के अंदर या इक्वेटर लाइन में जो है वो माइक्रो क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो जाती हैं और इनके सेंट्रोमियर पे स्पिंडल फाइबर्स जो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं वो आके अटैच हो जाते हैं और ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट ये एक शेप बन जाती है जिसको हम मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं। तो मेटाफेज के अंदर सिर्फ यही हो रहा होता है कि मेटाफेज प्लेट बनती है, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज होते हैं और अपोजिट पोल से जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं वो आके इनके सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो फेज आता है उसको हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज स्टूडेंट्स, एनाफेज में क्या हो रहा होता है देखिएगा। एनाफेज में ये एक मिनट, ये सेंट्रियोल्स हैं, यहां से ओरिजिनेट होने वाले स्पिंडल फाइबर्स ये इस तरह से, और सेंटर में आपको पता है क्रोमोसोम्स हैं। अभी मैं सिर्फ 2 ही बना रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए इजीली। तो ये स्पिंडल फाइबर्स इसी तरह से ये अटैच होंगे। ये चलें एक एक्स्ट्रा मैंने बना दिया है, अब कोई और क्रोमोसोम होगी तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। सॉरी, ये ऐसे। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा कि क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो गई हैं। जी बिल्कुल यही होता है। एनाफेज में क्या होता है कि जो मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम्स अलाइन होती हैं, एनाफेज के दौरान क्या होता है कि जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं या हम जिनको स्पिंडल फाइबर्स कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के बने होते हैं, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो हाफ क्रोमोसोम होता है या कंप्लीट एक क्रोमोसोम जो पेयर होता है वो हाफ हो जाता है। हाफ इस तरफ आ जाता है और हाफ उस तरफ चला जाता है, क्योंकि उस तरफ वाले भी स्पिंडल फाइबर्स उसको अपनी तरफ खींचते हैं और इस तरफ वाले अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये क्रोमोसोम जो पेयर होता है ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। पहले इस तरह से था ये, अब चूंकि इन्होंने खींचा है स्पिंडल फाइबर्स ने तो अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो गया है। और इस सेपरेशन के बाद जो है ये 2 अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। ये वाली क्रोमोसोम हाफ इस तरफ आ जाएंगे और वो हाफ उस तरफ चली जाएंगे। 23 का जो पेयर था स्टूडेंट्स, यानी जो पेयर था वो हाफ इस तरफ चली जाएंगे और हाफ उस तरफ चली जाएंगी। इसके बाद का जो फेज है स्टूडेंट्स उसको हम नाम देते हैं टीलोफेज। टीलोफेज। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हाफ क्रोमोसोम उस तरफ गई थी और हाफ इस तरफ गई थी, अब वो एक नए न्यूक्लियस की फॉर्मेशन जो है वो करेंगी और सेल इस तरह से थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा। स्टूडेंट, इस तरफ वाली जितनी भी क्रोमोसोम्स थी वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगी, यानी ये समझे कि यहाँ पे आ गई हैं और उस तरफ वाली जो अपोजिट पोल वाली हैं वो उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं। अब ये चूंकि अपोजिट पोल की तरफ चली गई हैं तो यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस भी दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा और इसका अलग से न्यूक्लियस जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। जो हमने प्रोफेज में देखा था कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया था, अब वो दोबारा से उसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो भी दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस दोनों का। और इसी तरह एक सेल के अंदर जो है वो आपको 2 न्यूक्लियाई नजर आएंगे। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई नजर आएंगे अपोजिट पोल्स पे, अपोजिट पोल्स पे। और इसी तरह से जो आपके पास सेंट्रियोल्स या स्पिंडल फाइबर्स का पेयर बना था वो भी जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब उनका कोई काम यहाँ पे नहीं है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो एट लास्ट आपके पास जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक। अब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, यानी 2 जो कैरियन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद का जो फेज आता है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है।
इसके बाद जो है वो सेल अपने आप को डिवाइड करेगा और एक कंप्लीट सेल इस तरफ बन जाएगा और एक कंप्लीट सेल उस तरफ बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है वो इसमें उसमें जो है वो हम साइटोकाइनेसिस को जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस किस तरह से जो है वो होती है, क्योंकि एनिमल और प्लांट्स दोनों के अंदर साइटोकाइनेसिस ज़रा डिफरेंट तरीके से होती है। तो इस वजह से जो है वो हम उसको जो है वो उसका डिफरेंस भी देखेंगे और उसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे वो किस तरह से हो रही होती है। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।